बल्ब एक्सपेरिमेंट कैसे? क्यों? क्योंकि इसमें एक बल्ब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जीरो की तरफ बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में H प्लस आयन है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है एसिड्स। एसिड्स क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका सार होगा टेस्ट में। सार का मतलब समझते हैं, यानी खट्टा, ठीक है। ये चीजें सारे टेस्ट होगी है। एंड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दीजिए। लिटमस पेपर सुना है ना? लिटमस पेपर क्या होता है? इतनी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, है ना? 2 शीट्स होती हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पे जितने भी तरह के एसिड्स होंगे वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे जैसे ही उससे टच होंगे। अब कई सारे एसिड्स हमारे पास जो कॉमन एसिड होते हैं उनके नाम भी होते हैं, ठीक है। जैसे दही में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। लेमन जूस, नींबू पानी, उसमें हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। ऑरेंज जूस, ऑरेंज भी खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो उनमें भी सिट्रिक एसिड होता है। और उसी तरह विनेगर, यानी कि हम जिसमें एक सिरके वाले प्याज खाते हैं ना, उसमें जो सिरका डलता है वो उनमें होता है एसिडिक एसिड। अब इसी तरह ही चलो बेस की बात करते हैं, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस भी एसिड की तरह एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। बेसिस में क्या होता है? वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वे, ठीक है। और सोपी होंगे या स्लिपरी होंगे, ठीक है। जैसे आपका साबुन, जो घर में साबुन होता है ना, वो बच्चा एक तरह के बेस से ही बना होता है, ओके। तो बेस का फायदा क्या होता है? ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। 2 लिटमस पेपर होते हैं, उनमें से वो रेड वाला होता है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे वो बेस को टच करेंगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड कई सारे बेसिस के यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, आपका सोप हो गया, आपका ब्लीचिंग पाउडर तक एक तरह का बेस होता है। इनमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस ऐड होते हैं। जैसे बेकिंग सोडा में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट डलता है, आपके सोप में सोडियम या फिर पोटेशियम के सॉल्ट्स डलते हैं, ठीक है। और ब्लीच में आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड डलता है। ये भी एक तरह का बेस ही है। अब एक चीज बताओ, हमें ये पता लग गया कि एसिड्स हमारे लाइक कड़वे होते हैं, सॉरी एसिड्स हमारे खट्टे होते हैं, और वहीं पे बेसिस हमारे कड़वे होते हैं। तो अब एक चीज बताओ, हर चीज को हम टेस्ट करते जाएंगे? हर चीज को उठा ऐसे कि नहीं कड़वा है, नहीं कहीं कि खट्टा है, हर चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से हम क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आपके ऐसी चीजें होती है जो बिना किसी चीज को टेस्ट करवाए, ठीक है, बिना किसी चीज को लाइक हम उस चीज को बिना टेस्ट करे पता कर सकते हैं कि वो एसिड हुई या बेस हुई, ओके। तो यहां पे हमारे पास इंडिकेटर्स भी 3 तरीके के आते हैं: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओएल फैक्टर इंडिकेटर्स। ऑलराइट, अब जितने भी नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमें नेचुरल चीजों से मिलते हैं, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं। जैसे आपका लिटमस पेपर, ठीक है, एक लाइचिंग की तरह का एक फ्लावर होता है, उससे आता है, उसका लाइक एक्सट्रैक्ट आता है, उससे वो बनता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर हुआ। आपका टर्मरिक, हल्दी, एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज, लाल गोभी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। साथ साथ कई तरह के आपके फ्लावर पेटल, जैसे रोज पेटल्स, ठीक है, वो भी आपके चाइना रोज के पेटल्स एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह कई सारे केमिस्ट ने सोचा यार कि कहीं हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी बना सकते हैं। तो हाँ जी, बना सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैथ मेड इंडिकेटर्स हैं जो हम साइंटिस्ट ने बनाए हैं सारे, ठीक है, लैब्स में बैठ के बनाए हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें हमारे पास होते हैं फिनोल्फथालीन ओसाइड और मिथाइल ऑरेंज होता है। ये दोनों आपके क्या है? एक तरह के सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। अब लास्ट है तीसरा, ऑयल फैक्टर्स। बच्चा, ऑयल फैक्टर इंडिकेटर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लाइक काइंड ऑफ एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है एक एसिड एंड बेस को पहचानने का बाय द यूज ऑफ स्मेल, ठीक है। हम किसी एक लाइन यहाँ से सब्सटेंस, जैसे आप इसमें अगर क्लोव हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, क्लोव हो गया या फिर अनियन हो गया, प्याज हो गया, लौंग और प्याज तो हम यूज करते हैं
और हम उनकी स्मेल के बेसिस पे पता करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है बेसिक है। अभी जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आपको पता लगती रहेगी चीज़ें। अब चलो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है? लिटमस। लिटमस मैंने आपको जैसे बताया था, एक हमारे पास फ्लावर होता है लाइकन नाम का, ठीक है। इसमें से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं लिटमस, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट जो होगा नेचुरली पर्पल कलर का होता है और इसी पर्पल एक्सट्रैक्ट को हम डिवाइड करते हैं फिर रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बनाने में। और हमें पता है रेड लिटमस पेपर आपका बेसिस को टेस्ट करने के लिए होता है और ब्लू लिटमस पेपर आपका एसिड को टेस्ट करने के लिए होता है। आपका जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड के रिएक्शन में आते ही रेड कलर का हो जाता है और आपका रेड लिटमस पेपर बेसिस के कॉन्टैक्ट में आते ही ब्लू कलर का हो जाता है। ओके, अब अगली की बात करते हैं हम टर्मरिक यानी कि हल्दी, ठीक है। हल्दी हम सबके घर में होती है और एक बहुत अच्छा नेचुरल इंडिकेटर होती है। तो चलो कैसे बात करते हैं। हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है? येलो, ऑफकोर्स येलो, मस्टर्डिश येलो कलर का होता है ना। तो जैसे ये बेस के कॉन्टैक्ट में आती है ना, ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है। थोड़ा ऐसा सा ब्राउन कलर देगी तो थोड़ा लाल रंग का होगा, ठीक है। बेसिकली लाल रंग, रेड ज़्यादा कंपाउंड होगा एंड ब्राउनिश थोड़ा थोड़ा होगा उसमें। एंड एसिड के कॉन्टैक्ट में आते ही कोई भी चेंज नहीं दिखता, ये येलो ही रहती है। तो ये भी क्या हो, एक तरह की इंडिकेटर हुई। अब आगे बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रेड कैबेज भी होती है। रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आती रेड हो जाती है, बेसिस के कॉन्टैक्ट में आती ग्रीन हो जाती है। और अब हम आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि आपके मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है। इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है फिनोक्सिलिन हो गया, ठीक है, या फिर आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया। पहले हम फिनोक्सिलिन की बात करते हैं। फिनोक्सिलिन आपका एक कलरलेस सोल्यूशन होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअल फिनोक्सिलिन का कलर होता है। यहाँ पे लेफ्ट में आपका यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में फिनोक्सिलिन ऐड हो रखा है। अब फिनोक्सिलिन जैसे ही आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कोई चेंज नहीं दिखाता। एसिड के कॉन्टैक्ट में फिनोक्सिलिन आपका ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन की तरह ही दिखता है। बट वहीं पे जैसे ही बेस के कॉन्टैक्ट में आता है वो पिंक कलर का ऐसा एक पिंक कलर ले लेता है। ऑलराइट, तो हमें भी पता लग गया कि फिनोक्सिलिन एसिड में हुआ तो ट्रांसपेरेंट और बेस में हुआ तो पिंक कलर हो गया। उसी तरीके से अब आते हैं हम मिथाइल ऑरेंज पे, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज नॉर्मली हमारा ऑरेंज कलर में रहता है, ठीक है। जैसे इसका नाम वैसे इसके कांड है ना। और जैसे ही ये आपका एसिड कॉन्टैक्ट में आता है तब ये रेड हो जाता है और बेस के कॉन्टैक्ट में आती है ये येलो हो जाता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कई सारे बच्चों को ना दिक्कत हो गई लाइक मिथाइल ऑरेंज का याद करने में, है ना। तो एक सिंपल सी ट्रिक क्या है इसकी, माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज के लाइक कलर और उसके रिएक्शन को लाइक याद करने की ट्रिक है, ठीक है। आपका माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, ठीक है। आपका ये ए यानी कि एसिड इज रेड यानी कि एसिड में कलर कौन सा होगा, रेड हो जाएगा। और बनाना का बी यानी कि बेस में कलर क्या हो जाएगा, येलो, है ना। सही पिक याद करने की। एंड जो स्टार्टिंग का एम है माई, ठीक है, वो बताता है कि मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, कि मिथाइल ऑरेंज आपका एसिड में रेड हो जाएगा एंड आपका बेस में येलो हो जाएगा। तो ये तो आप छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो मिथाइल ऑरेंज के चेंजेस को याद करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आए हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है ओएल फैक्टर इंडिकेटर्स। ये काइंड ऑफ लाइक 1 मार्कर 2 मार्कर नहीं आते हैं मोस्टली, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लाइक एक तरीके से हमें पहचानना सिखाते हैं किसी भी एसिड या बेस को ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, ठीक है। आपका जो ओएल फैक्टर का मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। तो ऐसे में हमारे पास लाइक डिफरेंट तरह के ऑयल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास अनियन, ठीक है, यानी कि प्याज हमारा एक तरह का ऑयल फैक्टर कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। हमारा अगर प्याज, ठीक है, आपके एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है ना,
तो उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ओके, उसकी स्मेल बरकरार रहती है। ओके, यानी कि जो प्याज की सुगंध होती है ना, ठीक है, लाइक जो कड़वी कड़वी उसकी सुगंध होती है, ठीक है, वही सेम लाइक पंजेंट स्मेल उसकी, ठीक है, वही सेम स्मेल रहती है उसमें एसिड कॉन्टैक्ट में आने में। बट वहीं पे अगर मैंने उसमें बेस ऐड कर दिया, ठीक है, बाय द वे मैंने एसिड के केस में मैंने यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल लिखा था और बेस के केस में मैंने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लिख रखा है। ओके, बेस के केस में जो स्मेल होती है उसकी जो पंजेंट कड़वी सी स्मेल आती है ना, है ना, लाइक आपको फिर लोग पास नहीं बुलाते, वो वाली स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, यानी कि एसिड में आपके मुंह से फिर भी बदबू आएगी और बेस में बदबू नहीं आएगी। ओके, ये होता है एक तरह का ऑयल फैक्टर का काम। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा हमारे पास होता है वनीला या फिर क्लोव ऑयल। ठीक है, क्लोव ऑयल ले लो आप, क्या नहीं तो प्रॉपर लाइक वही ले लो आप, लौंग ही ले लो, लौंग को ही कंसिडर कर लो। ठीक है, लौंग को पीस के कंसिडर कर लो। ओके, वनीला केक्स वगैरह रचता है ना, बट यहाँ पे जो वनीला की बात हो रही है, यहाँ पे रॉ वनीला जो आपकी एक्चुअल वनीला की लाइक होती है ना, प्लांट लाइक प्लांट की जो आपका एक्चुअल वनीला होता है। ठीक है, मैं बता नहीं पा रहा, लाइक जो एक्चुअल में लाइक एक्चुअल में फ्रूट होता है, हाँ वनीला का जो फ्रूट होता है। ठीक है, उसी तरह, नहीं तो यहाँ पे आप वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चलो अब आगे अगले ओए फैक्टर्स की बात करते हैं। अगला हमारे पास है वनीला एंड क्लोव। ठीक है, वनीला आप सबको पता है, वनीला एक्सट्रैक्ट के रूप में केक्स वगैरह में डलता है, एंड क्लोव आपका लौंग है ना, जिससे तुम लोग काला जादू करते रहते हो, है ना वो। अब वनीला एक्सट्रैक्ट क्या है, वनीला एसेंस क्या है? ठीक है, वनीला एसेंस जो हमारा केक वगैरह में डलता है ना, वो भी बहुत अच्छा ओए फैक्टर होता है, ओए फैक्टर इंडिकेटर होता है। ऐसे बेस के केसेस में जो वनीला की मीठी मीठी खुशबू आती है ना, ठीक है, तुम लोग शीशियाँ खोल के उनके सूंघते रहते हो, अच्छी अच्छी खुशबू आती है उसकी, वो जो स्मेल है खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रॉपरली कोई भी तरह की स्मेल नहीं रहती बेस के केस में। ओके, बट वहीं पे एसिड के केस में जो स्मेल है वो प्रिजर्व्ड रहती है, यानी कि और अच्छी अच्छी मीठी मीठी खुशबू फिर भी आती रहती है। अब क्लोव के केस में यही सेम चीज होता है। ठीक है, कि बेस के केस में आपका जो उसकी जो अरोमा आती है, ठीक है, जो उसकी स्मेल आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बट एसिड के केस में प्रिजर्व हो जाएगी, वही स्मेल रहेगी। ओके, तो लाइक ऑयल फैक्टर्स को याद करना काफी इजी होता है ना, बस यही चीज है। अब यहाँ पे एक पूरा टेबल है। ठीक है, यही सेम टेबल आपकी बुक्स में, आपके एग्जाम्पल में एंड आपके रिवीजन नोट्स वगैरह में होना चाहिए, जिसको आप यूज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्विक थ्रू देता है, आप चाहें तो इसकी फोटो खींच सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? इसका बेसिक मतलब यही होता है कि आपका भले एसिड हो गया या बेस हो गया, वो किसी और एलिमेंट से जब रिएक्ट करता है, भले वो दूसरा चीज भी एसिड हुई या दूसरी चीज बेस हुई, या वो दूसरी चीज कोई तरह का मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर आपका कार्बोनेट ही क्यों ना हुआ, ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां में हम सीखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उसी तरीके रिएक्शन विद ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो चलो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ओके, अब यहां पे जनरली होता क्या है, आपका कोई भी तरीके का एसिड हो गया, ठीक है, वो जब भी किसी भी एक एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, वो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ क्या क्या बनाएगा? वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कई बार आ जाएगी कि आप प्रूव कैसे करोगे कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है। तो वहां पे आप सिंपली ऐसे ही एक दो एग्जांपल लिखोगे या फिर आप एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखोगे एंड वहीं पे उसको एक्सप्लेन करोगे कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हाइड्रोजन गैस बन रही है। ओके, तो इस तरह आप एग्जांपल ही देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे
हमारा रिएक्शन हो रहा है जिंक का विद सल्फ्यूरिक एसिड का। ये जो एक प्रोबेबिलिटी आपकी बुक से ही है। यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और जिंक ग्रैन्यूल यानी कि Zn, जब आपका जिंक रिएक्ट करता है एसिड, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उससे जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, बहुत सारे बबल्स बनेंगे। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्ट बनेगा। वो सॉल्ट कौन सा होगा बाय द वे, वो आपका फेरिजियो सॉल्ट होगा, वो जिंक सल्फेट होगा, ZnSO4। और साथ में जो गैस बनेगी वो कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन। अब एक चीज बताओ, ये हाइड्रोजन गैस बनी कैसे? अरे जो पहले चैप्टर में नहीं सीखा, जो आपका रिएक्शन होता है, बाय द वे पूरा रिएक्शन यहां पे लिखा होगा, ये लिखा नीचे यहां पे लिख रहा है। ठीक है, जो आपका पूरा रिएक्शन होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे बीज टाइप, ठीक है, उसका जो रिएक्शन होता है तब जो आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट बना, वो कैसे बना, जिंक जो है आपका ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उसने सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह बदल दी, जिसकी वजह से बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहीं पे ये भी ऐसा सा एक्सपेरिमेंट होगा एंड यही आपका एक तरह से एक्सपेरिमेंट होगा चेक करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, जैसे ही आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले ना, ये जो छोटे छोटे पीसेज हैं यहाँ पे, ये लिक्विड जो इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स है, और यहाँ पे ऊपर एक कॉर्क लगा के ताकि जो गैस है वो खाली इस ट्यूब में से एस्केप करे। तो यहाँ पे जो गैस निकलेगी, जो एक ही जगह मिलेगी हाइड्रोजन में निकलने के लिए, जैसे ही वो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस अलग होगी, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ पे यू ट्रैवल करेगी एंड यहाँ पे वाटर का यूज करा गया है ताकि जो डायरेक्टली जो गैस है पानी के ऊपर, क्योंकि पानी के साथ मिक्स तो होगी नहीं हाइड्रोजन, है ना, वो ऊपर की तरफ बाहर को निकले एंड वहां पे लगाते हैं कैंडल, एक बर्निंग कैंडल, या फिर आप एक मैचस्टिक या फिर लाइटर का यूज करेंगे तो वैसे पॉप पॉप के सामने निकालेगा। ओके, जैसे छोटे छोटे पटाखे बज रहे हो। ओके, वही चीज आपको बताता है कि वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, कोई डाउट आपको? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब देखो, यही रिएक्शन हमने जो करा उसी का यहीं पे एक छोटा सा ब्रीफ लिखा हुआ है कि जैसे ही जो गैस है हाइड्रोजन गैस, वो आपका लाइक फाइन कॉन्टैक्ट में आती हुई पॉप साउंड बनाती है, पॉप पटाखे ऐसे और नहीं। ठीक है, तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो हाईली कंबस्टिबल है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ठीक है, बस होता क्या है, वहां पे बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में रिलीज हो रही है गैस। ठीक है, इसलिए वो पॉप 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 की साउंड निकाल रही है। ओके, तो यहां पे यही चीज हो रही है बस। अब हम आगे बात करते हैं इसी तरीके से कि अगर हमारा वहीं पे बेस हुआ, तो बेस जब मेटल से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, हमने अभी पीछे देखा ना कि जैसे जब हमारा एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो बेस की इसमें क्या होगा, तो बेस के केस में यहां पे एक और एक्सपेरिमेंट ले रखा है। ठीक है, जैसे यहां पे जिंक मेटल ले रखा है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर भी एक किस्म से सेम ही चीज होगी। वो चीज क्या है कि आपका क्या बनेगा, एक तरह का सॉल्ट बनेगा एंड आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जिंक और सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, एक बेस है, और जिंक क्या है, आपका मेटल है ना। जब ये रिएक्ट होगा तो यहाँ पे NaZnO2 बनेगा, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है, और साथ साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, बाय द वे इसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकेट। ओके, तो यहां पे भी काइंड ऑफ रिएक्शन जो है सेम ही है, बस फर्क क्या है, यहां पे बीच में आप ही एक एलो के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं, है ना। ये ट्रायंगल इसलिए क्योंकि यहां पे हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है इस रिएक्शन को होने देने के लिए। यहां पे रिएक्शन विदाउट हीट होगा ही नहीं।
ओके, अब यहाँ पे क्या ऐसी खास चीज है कि मेरे को यहाँ पे हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। असल में रीजन इसका ये है कि सारे बेसिस जो होते हैं ना वो आपके किसी भी मेटल से रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ जो होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, जैसे आपका जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो ही यही तरह का बिहेवियर दिखाता है कि वो रिएक्ट हो जाए, फिर वो सॉल्ट बनाए, हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। सारे तरह के मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं। अब इसी तरीके से चलो अब बात करते हैं कि अगर आपका मेटल एक रिएक्शन हो रहा है मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, आपका मेटल कार्बोनेट जैसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया बाय द वे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, कुछ काइंड ऑफ सेम ही चीज होगी। अगर हम एक मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करवाएं तो वो रिजल्ट में देगा एक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहां पे फर्क क्या हुआ, एक तो गैस चेंज हो गई एंड लिक्विड में वाटर ऐड हो गया, जो सोल्यूशन है उसमें वाटर ऐड हो गया, है ना, यही चीज होगी। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, जैसे यहां पे सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ये जब आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl, जो कि आपका क्या होता है कॉमन सॉल्ट, साथ में वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड साथ साथ ये जो रिएक्शन हुआ बहुत ज़्यादा लाइक एसिडस हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा। ऑलराइट, अब इसी तरीके से अगर आपका एसिड रिएक्ट हो रहा है किसी एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है भाई, वही कार्बोनेट जिसमें साथ में हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पे NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन ऐड दिख रहा है ना, इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया, हाइड्रोजन नहीं होता तो सिर्फ कार्बोनेट। इसका अगर एक HCl जैसे एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, NaCl कॉमन सॉल्ट, H2O गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि यहाँ पे सेम ही रिजल्ट आपको मिल रहा है, बस जो सॉल्ट की क्वांटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल मिल रहा है NaCl का, बट वहीं पे इधर वाले रिएक्शन में आपके पास 2 मॉलिक्यूल मिल रहे थे आपको सॉल्ट के, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ओके, आई होप आप ये चीज़ भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलो बात करते हैं कि जो बहुत कॉमन चीज़ होती है वो क्या, कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करेंगे। एक्चुअल में जो आपका टेस्ट पेपर आया था ना, उसमें आपको जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करोगे, आप हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करोगे। तो पीछे हमने हाइड्रोजन गैस का टेस्ट तो पढ़ लिया कि हाइड्रोजन गैस के लिए टेस्ट कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक ऐसा सिमिलर सा सेटअप बना सकते हो, है ना, जहाँ पे अंदर यहाँ पे एक आपका सिंपल एक छोटा सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ट्यूब के थ्रू जो वहाँ पे गैस निकलती थी ना यहाँ पीछे, ऐसे में नहीं तो इस रिएक्शन में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जब आपका एसिड एक मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है उसको आप पास कर सकते हो ट्यूब के थ्रू ऐसे टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या रख सकते हो, लाइम वाटर। लाइम वाटर आपको क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये लाइम वाटर असल में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रखता है, क्या, ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कांटेक्ट में आएगा ये थोड़ा सा मिल्की हो जाएगा, मिल्की यानी कि थोड़ा सा वाइट कलर एंड गाढ़ा सा हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो यहां पे इस सॉल्यूशन की जो क्लियरनेस है, ठीक है, जो क्लियर सॉल्यूशन था ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि जो सॉल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूशन में गैस पास करेगी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टेस्ट हो गया सिंपल सा। अब यहीं पे सोचो, ठीक है, कि इसी सॉल्यूशन में, ठीक है, ये मिल्की हो गया एक टाइम को,
मैंने और ज़्यादा मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पुश करता गया, तो क्या होगा? तो असल में क्या होगा, ये जो मिल्की सा, ये जो गाढ़ा व्हाइट कलर का फेविकोल जैसा बन गया था, ये वापस से क्लियर बन जाएगा, ये वापस से क्लियर हो जाएगा। ओके, बस। अब यहां पे पूरा इसी चीज का पूरा आपको लाइन बाय लाइन एक्सपेरिमेंट मिलेगा, ठीक है? कि कैसे हम सबसे पहले CO2 को पास करेंगे एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या होगा हमारे पास लाइन बॉडी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक सिंपल सा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का, और साथ साथ क्या देगा? H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स दे देगा। ओके, अब इसी में ही जैसे अब ये मिल्की सोल्यूशन मिल गया था, है ना? मैंने आपको बोला कि और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पुश करोगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है ये वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर का मॉलिक्यूल थे ही, है ना? तो उसमें अगर मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करी इसी टेस्ट ट्यूब से मैं, और इसी टेस्ट ट्यूब में मैं इस पाइप के थ्रू और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में पुश करता गया, तो क्या होगा? यहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, जो क्या होगा? इस वाटर के साथ सॉल्यूबल होता है, मिल जाता है। मिलने की वजह से क्या होगा? वापस से क्लियर हो जाएगा। ओके, यहां पे पीछे आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो था ये आपका इनसोल्यूबल वाटर होता है, इसलिए ये आपका दिख रहा था एज अ मिल्की सोल्यूशन। ओके, पर वहीं पे आपका कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आपका सोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वापस से सोल्यूशन क्लियर बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलो कोई लेते भी ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ का एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। हमारा जो लाइमस्टोन होता है ना, चौक होता है, एंड यहाँ पर मार्बल का, ठीक है, तीनों किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, एंड इवन हमारा जो ताजमहल है, ठीक है, उसमें भी जो वाइट मार्बल लगे हुए हैं वो भी किस चीज़ के हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा फैसिनेटिंग फैक्ट था। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जो डेफिनेशन का वही। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक एसिड को एक बेस से भिड़वा दूं तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। वही चीज है यहाँ पे लिखेगी, बेस प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एंड इसी चीज को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब एक चीज पर यहाँ पे ध्यान में रखना, जो आपका यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना, यहाँ पे जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है ये आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब ये ना ही तो रेड लिटमस पेपर पे ना ही तो ब्लू लिटमस पेपर से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और कोई तरीके का रिएक्शन दिखाएगा तो हम क्या बोलते हैं इसको? कि ये न्यूट्रल है नेचर में। ओके, बस। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने NaOH और HCl का रिएक्शन करवाया। NaOH क्या है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। HCl क्या है? एसिड है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा साथ में तो क्या बनाएंगे? हमारा NaCl और H2O। NaCl सॉल्ट है, NH2 हमारा पानी है। ठीक है, अब हमें पता है NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। अब एक चीज बताओ, ये वाला सॉल्ट खाने के लिए होता है? अगर मैंने ऐसे ही घर में NaOH और HCl मिला दिया और NaCl बन गया, मेरा कॉमन सॉल्ट बन गया है, सब्जी में डाल के खा लोगे? हैं कि घर वालों को देखो मैंने नमक लाया, डाल दो भिंडी की सब्जी में, ये डाल दो दाल में, खा लो ये? बताओ। जल्दी से कमेंट पे लिख के बताओ मेरे को। ठीक है, अब
यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, जो यहाँ पे NaOH HCl है, इसको अगर मैं आयन्स में तोड़ लूँ, NaOH क्या बन जाएगा मेरा, Na प्लस आयन, और OH क्या बन जाएगा मेरा, OH माइनस आयन, है ना। हाइड्रोजन HCl का हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, H प्लस आयन, और क्लोरीन क्या बन जाएगा, Cl माइनस आयन, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हाइड्रोजन, ये HCl जो H प्लस आया था आयन, उसको अगर मैंने यहाँ पे OH माइनस के साथ मिलवा दिया, तभी ये मेरा H2O बना, है ना। वही चीज इन्हीं पे लिखती है, यस और नो। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। बस अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है, ऑक्साइड्स, ठीक है। और यहां पे हम रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ, और हमने एग्जांपल इसका लिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई यार एक्सियर हर जगह आ जाता है, ये बड़े बुद्धि है ना। तो चलो इसकी बात करते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड आजकल की जिंदगी में तुमने कभी ना कभी तो देखा नहीं होगा, है ना। कॉपर के ऊपर जो काली काली परत जम जाती है ना, वही तो होती है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और उसको लिखते कैसे हैं, CuO, ठीक है। ये होता है हमारा कॉपर ऑक्साइड, और कैसा होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, परत सी जम जाती है कॉपर के ऊपर। अब जब इसमें मैं HCl ऐड करूंगा, ठीक है, इसी काली परत के ऊपर मैंने ऐड करा, तो क्या होगा, ये जो पहली बात जो परत है धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगी। क्यों भाई, रिएक्शन हो रहा है तभी तो डिजॉल्व होगी। और क्या हो जाएगा, ये ब्लू ग्रीन कलर में बदल जाएंगी, ठीक है। यही चीज तुम सेम चीज सोल्यूशन में कर लो, ठीक है। परत को थोड़ा सा खुले देर के निकाल लो हाथ में, ठीक है। और एक उसमें एक टेस्ट ट्यूब में तुमने HCl ऐसा ले लिया, उसमें वो डाल दिया ब्लैक, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, वो ऐसा कलर का हो जाएगा, है ना, ब्लू ग्रीन, है ना, मिक्स ऑफ टू कलर्स, है ना। ऐसा ही सेम कलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता कैसे क्या लगा, ठीक है, हमें ये पता लगी चीज कि यहां पे जो मेरा मेटल ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड मेरा क्या था, यहां पर मेटल ऑक्साइड, और मेरा जो HCl था वो क्या था, एसिड, है ना। उससे मेरा यहां पे एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। और यार एक चीज बताओ, ये चीज देखनी लग रही है ना, कि यार अगर मैंने किसी एक चीज का एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो बदले में मेरे को सॉल्ट और वाटर देगी, है ना। देखी लग रही है ना, अरे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज थी ये सॉल्ट होगी, और हम यहाँ पे तभी बोलते हैं कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे, तो क्या मैं इनको बेस ले सकता हूँ। वही चीज है कि मेटल ऑक्साइड आपके बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बस सिंपल सी बात, आपका एक बेस और एसिड रिएक्ट करा जिससे क्या बन गया, सॉल्ट एंड वाटर, बस सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल ऑक्साइड भी कर देते एक बार, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कर लेते हैं, बेस को खाली नहीं छोड़ना था यार, है ना, उदास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। साथ में रिएक्ट किसके साथ होता है, अच्छा भाई मैंने उल्टा बोल दिया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्ट किसके साथ हो रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ, है ना। CO2 मेटल नहीं है बट ऑक्साइड तो है ना, तो क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम रिएक्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यार ये रिएक्शन भी देखा लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है ना, अभी पीछे करा था, ठीक है, सेम ही रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, है ना।
और यहाँ पे पैटर्न भी सेम सा ही लग रहा है ना। एक चीज बताओ, मेरा यहाँ के पीछे बेस कौन सा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस था, है ना। और मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड ये वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्ट होके मेरे को दे रहा है सॉल्ट और वाटर। यार ये फिर से देखा देखा लग रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से यहाँ पे है। यहाँ पे बस हमने क्या बदल ली जगह, बेस और एसिड की बदल दी। यहाँ पे कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। तो दूसरी चीज अपने आप क्या हो जाएगी, एसिड। तभी हम बोलते हैं जितनी भी हमारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। ठीक है, कौन सा नेचर होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स का। बस इतनी सी बात। और कई कुछ एग्जांपल्स हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के होते हैं। आप पे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। ये आपके जनरली क्या होते हैं, पानी के साथ जैसे ही लाइक गैसेस के रूप में होते हैं आसपास। और ये जैसे ही रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल के पानी के सब मिल जाते हैं और जिसकी वजह से क्या बनाते हैं, एसिड रेन। और हमने कई सालों से छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड रेन की वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर लाइक स्किन पे गिर जाए तो इरिटेशन होती है ना। कई सारे स्कल्पचर वगैरह मूर्तियाँ वो खुरेद देते हैं, है ना। तो एसिड रेन इज नॉट गुड, राइट, सिंपल, है ना। बस यहीं पे हमारे ये वाला मॉड्यूल भी खत्म हुआ, है ना। यहाँ पे एक ये छोटा सा रिवीजन मॉड्यूल है, आप रिवीजन पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो मेरे सब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मेरे को बताओ, ठीक है, ऐसा एसिड्स में क्या है कि सारे एसिड्स एसिडिक होते हैं? बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी ना, है ना। तो यहाँ पे एक ऐसा ही हाइपोथेसिस लगा गया कि सारे एसिड्स में ऐसा क्या है कि वो एसिड एराइज आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये था कि सारे एसिड्स में हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। एक हाइपोथेसिस करी गई कि सारे एसिड में अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। बट यार ऐसे तो आपका ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 ये भी एसिडिक होना चाहिए। फॉर आपका अल्कोहल आपका हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, ठीक है, C2H5NOH ये भी एसिडिक होना चाहिए, है ना। तो यार ये एसिडिक क्यों ही होते? अगर आपको इसका आंसर पता तो जल्दी से कमेंट में लिख दो मेरे पढ़ाने से पहले। तो चलो एक बार इसका आंसर जान लो, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, हमें इस एक्सपेरिमेंट को पहले बुलाते हैं बल्ब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बल्ब एक्सपेरिमेंट कैसे, क्योंकि इसमें एक बल्ब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमने एक सिंपल सा बीकर लिया, बीकर में हमने वो सोल्यूशन डाल के जिसको हमने टेस्ट करना है। यहाँ पे हमें चारों तरह के सोल्यूशन, आपका कोई भी HCl हो गया, आपका H2SO4 हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, एंड इवन आपका लाइक ग्लूकोज हो गया, ठीक है, उसको भी हमने इस सोल्यूशन में ऐड कर दिया। एक साथ ही नहीं डालना, अलग अलग करके हमने टेस्ट करा अलग अलग बीकर्स में। और हमने उसमें दो ऐसे रॉड्स डाल दिए, ठीक है, दो नील्स डाल दी, आपका कैथोड एंड एनोड डल गया। एंड उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सर्किट बना के पल्ब से कनेक्ट कर दिया, ओके। अब हमने सिंपली क्या टेस्ट करा कि अगर ये बल्ब लिट हो रहा है यानी कि जल रहा है तो ये चीज क्या है, एसिडिक है। एंड अगर नहीं जल रहा तो ये एसिडिक नहीं है। अब इसका एक सिंपल सा कारण होता है, क्यों भाई, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, आयॉन्स, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा चुका ये चीज, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी आके आयॉन्स में ही फ्लो होती है, ठीक है। इसलिए आपका जब HCl एंड H2SO4 का सोल्यूशन था, इन दोनों ने तो इस लाइक सोल्यूशन में आयॉन्स क्रिएट कर लिए अपने, हाइड्रोजन सल्फेट के, हाइड्रोजन क्लोराइड के, है ना। बट आपका ग्लूकोज एंड अल्कोहल आयॉन्स बनाने में सक्षम नहीं रहा, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। तो इससे एक हमें सिंपल सा कंक्लूजन मिला कि आपका जो भी एसिड होता है ना वो आपका H+ आयॉन्स बनाता है,
ठीक है, किसी भी सोल्यूशन वो H प्लस आयन बनाएगा और इसी की वजह से हम उसको क्या बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, एसिडिक है। ऑलराइट, ओके गाइस, चलो जैसा मैं बोल रहा था कि आपका एसिड एक H प्लस आयन क्रिएट करता है, ठीक है, तभी उसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है ना। पर लेकिन ग्लूकोज के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज इवन बीइंग, ग्लूकोज को फॉर्मूला में पता है सबको, C6H12O6 है ना। ग्लूकोज इवन हैविंग H आयन, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन के एलिमेंट है, फिर भी वो H प्लस आयन्स नहीं बना पाता, ठीक है। इसका रीजन सिंपल है क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड में होता है, ठीक है। अभी आपको मेनली कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड नहीं पता हो, ठीक है, आगे जाके हम जब मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर करेंगे उसमें हम सीखेंगे कि कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड क्या है। इवन हम उसमें लाइक आपका जो कार्बोनेटेड कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें भी हम यही चीज सीखेंगे। तो मेन रीजन यही होता है कि आपका जो जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, आपका ग्लूकोज भी एंड अल्कोहल, ये दोनों आपके कोवलेंट बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन H प्लस आयन्स नहीं बना पाते एंड एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाते, इवन दो इनके पास हाइड्रोजन होता है। यही सेम कहानी आपकी बेसिस में भी है, बट बेस में बस एक चीज है कि बेस आपके OH माइनस आयन बनाता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड के नेगेटिव आयन्स बनाता है। अगर यहाँ पे पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में हम अगर यहाँ सोल्यूशन में कोई बेस ले लेते, यहाँ पे तो एसिड का रिया है, नहीं तो हम बेस ले लेते ना, तो बेस भी आपका आयन्स में टूटता एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, और इसी की वजह से बस आयन्स कौन से प्रोड्यूस करता, OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करता और आपका बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता, बस इतना ही है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके एसिड्स हो गए या बेस हो गए, ये अपनी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी तभी दिखाते हैं जब ये वाटर के अंदर होते, ठीक है, जब ये पानी में होते तभी ये अपनी ये वाली प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, क्योंकि विदाउट एनी वाटर, किसी पानी के बिना किसी भी सोल्यूशन में ये लाइक आयन्स में नहीं टूटते हैं। अगर यहाँ पे मैंने HCl ले लिया या बेस ले गया कोई की और उसमें मैंने पानी नहीं ऐड करा हुआ, तो वो आयन्स में टूटेगा ही नहीं एंड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। तो इससे यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट भी है, आपका ड्राई HCl गैस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, तो आपने ड्राई HCl, ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करा आपने, ठीक है, आपने रिएक्ट करा, अरे आपने रिएक्शन करवाया कॉमन सॉल्ट और H2SO4 का, ठीक है, NaCl प्लस H2SO4, ठीक है, तीन दोनों रिएक्शन करवाया और हमें रिजल्टेंट पता है क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि क्या होता है HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, अगर मैं इस HCl के साथ किसी भी लिटमस पेपर का टेस्ट करवाऊं, मैंने अगर वीडियो लिटमस पेपर इसको टेस्ट लाइक इसके साथ टच करवाया, इसके साथ लाइक रिएक्ट करवाने की कोशिश करी, तो वो रेंज में टर्न नहीं होगा। क्यों रिटर्न होगा, क्योंकि वो आयन्स ही नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि ये ड्राई है, ड्राई HCl एंड लिटमस पेपर क्या आपका ड्राई होता है। बट वहीं पे अगर मैंने लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर लिया, ठीक है, मैंने वेट कर लिया लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर लिया, तब वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एकदम से रेड कलर में टर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब वो आयन्स बना लेगा, आपके H प्लस आयन्स बना लेगा, है ना, बस इतनी सी बात है। और यही सेम चीज आपकी अब आगे हम एक और चीज में देखेंगे, आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम क्या होता है, देखो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना हम X प्लस आयन वाला लिखते हैं, हमारा एक्सप्रेशन H प्लस आयन के साथ लिखते हैं, बट रियलिटी में क्या हो रहा होता है, आपका जैसे ही ये H प्लस आयन बनता है ना, मैंने HCl को अगर पानी में डाला और H प्लस आयन बना, ठीक है, तो वो ये जो याद करना है इसका होकर HCl को मैंने पानी में डाला तो हाइड्रोजन प्लस एंड क्लोराइन नेगेटिव आयन बनेगा। तो ये जो हाइड्रोजन का जो आयन है ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगा। जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, पानी के मॉलिक्यूल होंगे,
उनके साथ ये जुड़ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। और कंबाइन होके क्या बनाएगा, ये बना लेगा हाइड्रोनियम, यानी कि H3O प्लस आयन बना लेगा, ठीक है। और यही हाइड्रोनियम आयन जो होता है एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के, ठीक है। अब ये एक कंपैरिजन है कि एक्चुअल जो हम सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं एंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। सिंप्लीफाइड वर्जन में हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं कि HCl नंबर टूटा H प्लस और क्लोरीन नेगेटिव आयन में, बट एक्चुअली में क्या होता है, हम HCl को तो वाटर के साथ ऐड कर रहे होते हैं, है ना। वाटर के साथ ऐड कर रहा है जिसकी वजह से क्या बनेगा, हाइड्रोनियम का आयन यानी कि H3O प्लस और उसके साथ साथ क्लोरीन माइनस आयन बनेगा, ओके। और यही हमारी एक्चुअल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है, बट आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना है अभी ये, जब तक आपको प्रॉपर्ली पूछा ना जाए कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखो या फिर हाइड्रोनियम आयन के बारे में ना पूछा जाए, तब तक आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, ओके। अब चलो बात करते हैं आपके बेसिस के, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ बेसिस। ये बेसिस कैसे टूटते हैं, तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये दोनों जब भी मेरे टूटते हैं, ठीक है, हमें पता है बेस है दोनों, ठीक है, NaOH और MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका ये भी क्या है, बेस है। तो जब भी ये दोनों टूटेंगे, ये सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे और ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। बस यहाँ पे फर्क क्या है, आपको जो एरो होता है, रिएक्शन दिखाने वाला एरो होता है, उसके ऊपर आप H2O लिख दोगे, ठीक है। H2O लिखने से क्या होगा, ये चीज दिखाते हैं कि जो रिएक्शन है बिना पानी के नहीं हो सकता है, ओके। आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर होगी। अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि वो चीज क्या है कि सारे बेसिस जितने भी होते हैं ना दुनिया में, हमें जितने भी बेसिस का नाम पता है, सारे के सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। सिर्फ कुछ ही बेसिस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, एंड उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कलाई, ओके। एल्कलाई आर दोज बेसिस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका NaOH का, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, ये दोनों आपके एल्कलाई हैं। क्यों एल्कलाई, क्योंकि ये पानी में मिल जाते हैं। बट मी पर अगर मैं बात करूं कॉपर हाइड्रोक्साइड का, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है एक ऐसा बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बेस तो हुआ बट एल्कलाई नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन बच्चों बेसिक मत होता है मिलावट, ठीक है। किसी भी एसिड या बेस में मिलावट करना, किस चीज की, पानी की मिलावट करना। इसका रीजन क्यों है, ये वही रीजन नहीं है कि जो कॉस्ट कटिंग के लिए आपके घर में जो दूध में पानी मिलावट करके देता है दूध वाला, वो सेम वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये इसलिए करा जाता है ताकि जो एसिड या बेस हुआ उसकी जो पावर है, उसकी पोटेंसी है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसको कमजोर करा जा सके, उसको वीक करा जा सके। अब ऐसा क्यों करेंगे भाई साहब, रीजन सिंपल है, रिएक्शन को स्लो करने के लिए या फिर रिएक्शन को सेफर करने के लिए, ठीक है, या किसी भी एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को कंट्रोल्ड कंडीशंस में लाने के लिए, ठीक है, हम इसीलिए एसिड या बेस को वीकन करते हैं, जिससे क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, वो थोड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो पाएगा, है ना। तो अब एक चीज मेरे को बताओ कि एक करेक्ट वे क्या होगा एक एसिड को या बेस को, ठीक है, डाइल्यूट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे HCl ले लिया, ठीक है, मेरे को HCl को डाइल्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा, HCl को डाइल्यूट करने के लिए क्या मैं पूरा वो पूरा लाइक एसिड भरी शीशी में पानी उड़े लूँगा, नहीं ना, उससे तो वो फट जाएगा। क्यों फटेगा भाई साहब, वो इसलिए फट जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही आप एसिड में वो पानी डालते हैं ना, वो पानी इतना जल्दी गर्म होता है, इवेपोरेट होता है कि वो एकदम से स्प्लैश होकर आता है, एंड स्प्लैश होने की वजह से क्या होगा,
वो अपने साथ साथ एसिड की भी छींटे लेके आएगा। एसिड की छींटे लेके आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हाथों पे एंड इवन स्किन पे केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि एक हार्मफुल चीज़ है, एक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो करेक्ट मेथड क्या होगा डाइल्यूट करने का किसी भी एसिड या बेस को, हम बहुत सारे पानी में, ठीक है, बहुत सारे लाइक बीकर भर के पानी में, ग्लास भर के बीकर भर के पानी में हम ड्रॉपर, हमने ड्रॉपर देखा होगा ना, लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप डालता है ना, ड्रॉपर भर के हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड डालते हैं पूरे बीकर में, जिससे क्या हो, एसिड बहुत कम क्वांटिटी में जाए और पानी ज़्यादा, ताकि वो जो हीट निकल रही है उसको कंट्रोल कर सके। ओके, अब अगर हमने वो हीट को कंट्रोल नहीं करा, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो स्प्लैशिंग हो जाएगी, एसिड उछल के बाहर आएगा, केमिकल बर्न हो सकते हैं, है ना, आपके हाथ वगैरह जल सकता है, या फिर वो जो कंटेनर है, वो जो आपका लाइक उसका जो बीकर है वो ही टूट जाएगा तो उसके भी उससे भी आपको चोट लग सकती है ना, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बहुत सारे पानी में आप धीरे धीरे करके एसिड को ऐड करें। और जैसे यहाँ पे इमेज दिखा रखी है, ये इमेज है आपके HCl एसिड की बॉटल की, ठीक है, ये आपकी एक्चुअल HCl एसिड की बॉटल है। तो यहाँ पे ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है, इस 37% लिखा हुआ है, ठीक है, कि यानी कि अगर ये पूरा सोल्यूशन 100% है, पूरा सोल्यूशन 100% है ना, इसमें से जो आपका 37% क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा इसमें से, ठीक है। तो यानी कि पूरा 100% सोल्यूशन में बाकी का क्या होगा, पानी होगा इन खाली, 37% क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड क्या हुआ, एक डाइल्यूट कर दिया गया, है ना। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कि ये कितना % कॉन्सेंट्रेटेड है, कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो बस वो वही बताता है कि पूरे 100% सोल्यूशन में कितना वो चीज़ है एक्चुअल में, एसिड या बेस, बस। अब यहीं पे हमारा मॉड्यूल 3 खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे क्विक रिवीजन है, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड इसको रिवाइज भी कर लिया होगा टॉपिक्स को। अब आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? बोलने का रीज़न ये है क्योंकि सारे के सारे एसिड एंड बेस जो होते हैं ना, इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होते, सारे सेम नहीं होते। और इसका रीज़न सिंपल सा है कि जितने भी आपके एसिड्स हो, ठीक है, हमें पता है एसिड कौन सा आयन बनाता है, X+ आयन, ठीक है। तो फर्क क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज़्यादा H+ आयन्स बनाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा H+ आयन बनाएगा बनी पे। आपका जो वीक एसिड होगा वो आपका कम H+ आयन्स बनाएगा किसी भी सोल्यूशन में, ओके, जिससे ही क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ डिफाइन हो। और इसको आप ऐसे मान सकते हो कि कंपेयर कर सकते हो एक झरने और एक पानी में टूटी को कंपेयर कर सकते हो। इसको अगर आप कंपेयर करते हो, एक झरने से एक पानी में बहुत सारा पानी आता है, तो यहाँ में बहुत सारे H+ आयन्स हैं, जिसकी वजह से झरने का जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है। पर वहीं पर अगर यहाँ पे एक टूटी से, ठीक है, एक पानी निकल रहा हो, ठीक है, यहाँ से पाइप से पानी निकल रहा हो, तो वो धीरे धीरे पानी आएगा, बहुत स्लो पानी आएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट में ये भी है मेरी तो टूटी में से बहुत तेज़ पानी आता है, यहाँ वाली फोकस करो, ठीक है, धीरे धीरे पानी आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ओके। तो बस फर्क यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके बहुत ज़्यादा H+ आयन्स बनते हैं और वीक एसिड में कम H+ आयन्स बनते हैं। और सेम चीज़ भी इसमें है, बेस में आपके बहुत ज़्यादा OH- आयन्स बनते हैं और वीकर बेस में आपके कम OH- आयन्स बनते हैं, सिंपल। अब किसी भी एसिड या बेस की हम स्ट्रेंथ मेजर कैसे करते हैं, हम मेजर करते हैं यहाँ पे यूजिंग pH स्केल, ओके, pH स्केल को यूज़ करते हैं यहाँ पे। और pH स्केल एक बहुत अच्छा मीडियम बन जाता है, क्यों? क्योंकि pH स्केल जो होता है हमारा,
0 से 14 की रेंज तक होता है, ठीक है, 0 से 14 तक जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो मिडल वाला ग्राउंड होता है 7 नंबर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ये चीज़ ना ही तो एसिडिक होगी ना ही तो बेसिक होगी। हम जितना ज़्यादा 0 की तरफ बढ़ते रहेंगे ना उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा, ओके। एंड जितना ज़्यादा 14 की तरफ बढ़ते रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो वहीं पे 8 नंबर का जो कोई भी कंपाउंड होगा वो एक वीक बेस होगा, और वहीं के आपका 6 नंबर का जो कंपाउंड है वो आपका एक वीक एसिड होगा, ओके। कोई डाउट इस चीज में आप सबको? कोई भी डाउट हो मत प्लीज बताना। नाउ इसी चीज को हम विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे? आपने ये वाला चार्ट आपकी बुक्स में जरूर देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक छोटा सा एक डायग्राम बना होता है आपकी बुक्स में। ये क्या बताता है कि आपका प्रेजेंस, ठीक है, यहाँ पे कितने ज़्यादा H+ आयंस बन रहे हैं एंड कितने ज़्यादा OH आयंस बन रहे हैं, ठीक है। 0 की तरफ बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में H+ आयंस है, वहीं पे बे यहाँ पे न्यूट्रल की तरफ आए तो दोनों बराबर में हैं, और बेस की तरफ यहाँ पे 14 की तरफ बहुत सारे OH- आयंस बन रहे हैं, ठीक है। जो कि क्या बताते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी कहाँ पे? 0 पे, एंड बहुत ज़्यादा बेसिक होगी कहाँ पे? 14 पे। सिंपल। अब बात करते हैं कि लिटमस यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। रीजन की इसलिए है क्योंकि लिटमस पेपर की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये कि लिटमस पेपर आपको ये तो बता देता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, वो ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। अगर आप एक सिंपल एक वीक बेस, जैसे आपका सिट्रिक एसिड होता है, आपको नींबू के पानी में या ऑरेंज जूस में मिल जाएगा, ठीक है। आप उसमें लिटमस पेपर डिप करें, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करोगे वो भी रेड कलर शो करेगा। एंड अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि आपका H2SO4 में डिप करोगे तो भी वो सेम ही रिजल्ट देगा, वो भी रेड कलर का ही हो, वो कोई शेड अलग नहीं दिखाएगा। बट pH स्केल क्या करता है? डिफरेंट कलर ऑफ शेड्स दिखाता है, और ये डिफरेंट कलर ऑफ शेड्स जो होते हैं यही बताते हैं कि कोई भी शेड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस्ड है। जैसे जो एकदम रेड कलर होता है ना वो आपका 0 नंबर का एसिड होता है, बट वहीं पे जो एकदम पर्पल होता है, बहुत ज़्यादा डार्कर पर्पल, वो आपका बेस होगा, ठीक है, 14 नंबर पे। एंड वहीं पे अगर ब्लू कलर आ गया स्ट्रिप पे तो वो आपका एक वीकर बेस हुआ, और वहीं पे अगर आपका थोड़ा ग्रीनिश कलर आ गया तो वो एक वीकर एसिड होगा। तो ऐसे करके डिफरेंट शेड्स को यूज करके pH स्केल जो है बताता है कि कितना ज़्यादा चीज़ एसिड है, कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, कितना स्ट्रॉन्गर बेस्ड है। अब हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, हमारी इसमें ह्यूमन बॉडी में भी pH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, जो डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है, इवन एंजाइम्स वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, उसका pH लेवल अराउंड 1.2 होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो। वहीं पे लेमन जूस जो नींबू पानी होता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो एक प्योर लेमन जूस होता है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक एसिडिक होगा, पर यहाँ पे वैल्यू वगैरह नहीं रखी है। ये वैल्यू एक्चुअली 2.2 नहीं होती, ये तरफ वैल्यू है, ये अराउंड आपका इसका कुछ 5 या 6 के बीच में आएगी वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होता है लेमन जूस में, ठीक है। सिट्रिक एसिड बहुत ही वीकर एसिड होता है, ओके। आप उसको टेस्ट भी करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता ना बर्न हो रहा है, खट्टा लगता है ज़रूर, बट ऐसा नहीं लगता ना कि जल रहा है कुछ, नहीं ना, तो वही वीकर एसिड हुआ। वहीं फिर ब्लड है, ब्लड भी आपका एसिडिक होता है, ठीक है, उसका भी pH एसिडिक नहीं होता, वो भी pH लेवल मेंटेन करके रखता है 7.4 का। वहीं फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि हमें पता है कि एक तरह का क्या है, बेस है ना, तो इसका भी 10 होता है। एंड इवन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, उसका भी लगभग आपका 13 से 14 की रेंज में होता है, ठीक है, pH लेवल। तो अब डेली लाइफ में भी हर एक चीज़ में pH लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहीं पे आगे बात करते हैं
कि जो डेली लाइफ में हम चीज़ें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमने अभी बात करा कि जो ब्लड है हमारा उसका पीएच रेंज 7 से लेके 7.8 तक जाता है, ठीक है, 7.8 तक जाता है, ठीक है। एंड अगर इसका पीएच लेवल गिरता है ना, कम होता है, 6.8 से कम होता है या फिर 7.8 से ज़्यादा जाता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। ओके, हमारे को वो एक्शन में फेटल हो सकता है, इवन वी कैन गेट हॉस्पिटलाइज फॉर इट। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेपेबल चीज़ होती है। हमारी बॉडी को एक सर्टेन पीएच लेवल चाहिए नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। उसी तरीके से आपका एसिड रेन, ठीक है, जो भी रेन आपका पीएच 5.6 से कम होगा, ठीक है, यानी कि 5.6 से कम एसिडिक होगा, मतलब पीएच लेवल कम होगा, उस चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं एज एसिड रेन। ओके, तो ये एसिड रेन हमें पता है, ठीक है, लाइक हमारे बिल्डिंग से वो ख़राब कर दी है, अगर हमें भी प्लांट लगा रखा है, फॉरेस्ट्री है, उसको ख़राब करेगी, ठीक है, हमारे स्टेम वगैरह पे गिरेगी तो इरिटेशन वगैरह देगी, है ना। इवन हमारे आसपास जो सॉइल है, ठीक है, खेती करने के लिए सॉइल होती है, उस जगह पर एसिडिक बना देगी, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती है चीज़, है ना। चलो बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पीएच इन सॉइल। अब सॉइल के केस में पीएच लेवल हमारा कैसे रोल प्ले करता है, हमने ये टॉपिक जो है हमारी पिछली क्लास में पढ़ रखा है, 9th में 10th में पढ़ रखा है कि अगर हमारी जो सॉइल है, ठीक है, जो हर एक प्लांट होता है हमारा, उसको ग्रो करने के लिए ना एक सर्टेन लेवल का पीएच लेवल चाहिए होता है, करेक्ट। और अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई या बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई तो उसमें वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हमारी सॉइल बहुत एसिडिक हो गई तो हम उसमें बेस कंपाउंड ऐड करके उसको वापस थोड़ा न्यूट्रलिनर मिला के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई तो हम उसमें थोड़ा एसिडिक कंपाउंड डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ज़्यादा एसिडिक होगी आप उसमें क्विकलाइम ऐड कर सकते हैं। क्विकलाइम मतलब तो ईजीएस्ट पे होता है, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड का बना होता है, राइट। या फिर आप इसमें चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई तो आप इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से डाइजेशन में भी हमारा पीएच लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर हमारे पास क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका पीएच लेवल 1.5 से 3.5 के बीच में रेंज करता है। अब यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए और साथ ही साथ मैक्सिमम बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। तो अगर इसका पीएच लेवल सही से मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा? आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा एंड इवन लाइक ब्लॉकेज हो रहा है, एसिडिटी भी आपको हो सकती है। ओके, अब एसिडिटी क्या होगी इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका स्टमक बहुत ज़्यादा HCl रिलीज कर देता है। तो अब जब इतना सारा HCl रिलीज कर दिया है तो उसके वजह से क्या होता है, आपको एसिड रिफ्लक्स होता है। आपका ऐसे ऐसे क्लिक आपको बर्प आने लग जाते हैं, डकार लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अजीब भी लगता है यहाँ पे, है ना, चेस्ट में आपको अजीब सा भी लगता है। तो वो होती है एसिडिटो। ओके, एसिडिटी होती है और उसका सोल्यूशन होता है एक्चुअली में एंटासिड्स। एंटासिड का मतलब ही क्या है? ऐसा कुछ जो एसिडिटी के अगेंस्ट वर्क करे, ठीक है, जो न्यूट्रलाइज करे स्टमक के एसिड को। अब ऐसे में जो सबसे कॉमन हम अपने घरों में यूज करते हैं एसिड, वो होता है आपका इनो, है ना। आपने कोला फ्लेवर में या फिर ग्रीन वाला पैकेट ली जो उसका लेमन वाला होता है, सबसे कॉमन आपने वो देखा होगा। नहीं तो कई जगहों पे भी आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। ओके, आई होप आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टूथ डिके। ओके, टूथ डिके क्या होता है? दरअसल आप जब भी कुछ खाना खाते हो ना, जनरली जो हम खाना खाते हैं, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, आप थम्स अप वगैरह या फिर आप बर्गर वगैरह खाते हो, ठीक है। जितना भी आप फास्ट फूड खाते हो, जो भी आप नॉर्मली खाना खाते हो ना, वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है।
अब वो एसिड क्या करता है, आपके टीथ के जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ना, ऐसे, ये वैसे बाय द वे सोने के दांत नहीं है, ठीक है, कि मैंने, तुम सोच रहे हो कि सर ने अपने सोने का दांत लगा दिया ना, ऐसा नहीं है, ये बस एक इमेज है, ठीक है। तो ऐसे रखे ऊपर की जो परत होती है, ठीक है, ज़्यादा एसिड होने की वजह से वो खुरदने लग जाती है, यानी कि करोड़ होने लग जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, सबसे ऊपर की लेयर हट गई, अब तुम्हारे टीथ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। ओके, तुम कुछ भी खाओगे या कुछ भी कहोगे तुम्हें झुंझुनाहट सी होती है ना, वो तुमने आर्ट तो देखी होगी, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या है? अगर है तो कमेंट में यस लिख लो। अब इसकी वजह से ही डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपको आपके टूथ जो होते हैं, आपको जो आपके टीथ होते हैं, वो आपको रेगुलरली ब्रश करने चाहिए, ताकि ये जो टूथ डिके है ये ना हो, ठीक है। ये जो ऊपर ही लेयर होती है, बाय द वे इसको इनामल कहते हैं, ओके, टूथ इनामल कहते हैं, ये आपका नाक खराब हुए, ओके। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में। अब आगे बढ़ जाए। अब टूथ डिके को आप सभी ने, जैसे मैंने बताया आपको कि आप अगर रेगुलरली ब्रश करोगे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लाइक बेसिक टूथ ब्रश डेली करा करो, ठीक है। आप अपने टीथ अच्छे से क्लीन करा करो, आप टंग भी क्लीन करा करो, यही एक तरीका होता है बस। तो चलो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम डेली बेसिस पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो और कहाँ देखते हैं हम देखते हैं बी स्टिंग में, ठीक है। तो आप में से कई बच्चों को आदत होगी, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने की, है ना, और मधुमक्खी बदले में आपको बोलती है कि मेरे छत्ते में हाथ देगा, मैं तेरे को काटती हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो आपको बी स्टिंग होता है, ठीक है, वो बी स्टिंग कंटेन रहता है आपका मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड ही आपको जब मधुमक्खी काटती है या चींटी तक काटती है, यही सेम आपका एसिड रिलीज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको दर्द होता है, इचिंग होती है, एंड वहाँ पे रेड सा निशान भी बन जाता है। अब इसको क्योर करने का तरीका, आपके से कई घर वालों ने बोला होगा कि इसमें चाबी रगड़ लो, है ना, चाबी रगड़ लो, करेक्ट। अब चाबी क्यों रगड़ लो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एसिड किसी मेटल या मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना। और सॉल्ट क्यों बनाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो वही सेम लॉजिक घर वाले भी लगाते हैं, बट उससे एक मच बेटर सोल्यूशन हमारा बनता है कि वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा दो। बेकिंग सोडा जो होता है आपका क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि एक बहुत ही अच्छा बेस होता है, ओके, जिसकी वजह से आपके लेग जो हाथ वगैरह पे जो इचिंग वगैरह है वो बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये मच बेटर रेमेडी बनती है इसकी। नहीं तो आप सोप से भी अच्छे से अगर आपको वॉश कर लोगे, क्लीन कर लोगे, तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी बन जाती है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नाम है हमारे पास, सम बेसिक लाइक कॉमनली फाउंड एसिड के, और ये सारे के सारे जितने भी है ये वीक एसिड्स है, ओके। इनमें से आपका विनेगर में आपको एसिडिक एसिड मिलता है, ओके। ऑरेंज में आपको सिट्रिक एसिड मिलता है। टैमरिन यानी कि इमली में आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। साथ ही टमाटर यानी कि टमाटर में आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। उसी तरीके से अगर आपके पास दही है, ठीक है, या फटा हुआ दूध है, ठीक है, उसमें आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। और एंट स्टिंग में या फिर आपको बी स्टिंग में आपको मेथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड मिलता है। एंड इसके अलावा एक और होता है आपके पास नेटल आपका एक तरह का प्लांट होता है जिसमें ना कांटे का यूज है, ओके। और ये कांटे क्या, ये ना ऐसे रेजर जैसी पत्तियां होती है, ओके। तो ये भी बेसिकली आपको मेथनोइक एसिड ही रिलीज करनी होती है। तो अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में आ गया कि नेटल स्टिंग कौन सा एसिड रिलीज करती है, तो वहां पे आप लिख दोगे सीधा कि मेथनोइक एसिड रिलीज करती है, ओके। आप स्टिंग वर्ड से याद कर लो, जहां पे भी स्टिंग आया वहां पे आप लिख दोगे मेथनोइक एसिड, ओके। बस इतना सही का। नाउ अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं सॉल्ट पे, ठीक है ना। वो डायलॉग तो सुना होगा ना तुमने, है कि तुमने मेरा नमक खाया है ना। अब यहाँ पे नमक ही खिलाएंगे सबको, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट की वो फैमिली होती है, खानदान सॉल्ट के, हाँ जी होते हैं, ठीक है। कैसे, अरे हो जाता है। तो बेसिकली अब हम सॉल्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन ही लिखते पहले। सबसे पहले सॉल्ट हमारे, सबसे पहली बात, जितने भी सॉल्ट होते हैं ना वो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है।
आयनिक कंपाउंड्स यानी कि वो दो या दो से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट के आयन से मिलके बनी होती है। ओके, अब आयनिक कंपाउंड में आपको वैसे नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, मैं आपको बहुत हल्का सा बता रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड का मतलब यही होता है जहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, यानी कि एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे और दूसरा रिसीव कर ले प्रॉपर्ली। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक एग्जांपल पता है NaCl, राइट। नॉर्मली हमारे रिएक्शन क्या हो रही है, NaCl, यहाँ पे प्लस एंड माइनस, दुखिए मिलेगा NaCl, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आपके पास एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है, जो मिलके क्या दे रहा है आपको, सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे बना, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो क्लोरीन को दे देगा, एंड क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो सोडियम से ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन सब बोले। ओके, बस इतने ही होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जितने भी यहाँ पे सॉल्ट्स बनते हैं ना, सॉल्ट आपके क्रिस्टल की फॉर्म में बनते हैं। ओके, क्रिस्टल की आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारे अलग अलग सॉल्ट्स है। ठीक है, एक्चुअल में ग्लोइंग नहीं दिखते, बट आपके जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं ना, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बनते हैं, जैसे हीरे की तरह। ओके, हीरे की तरह, तो उसी को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड और क्रिस्टल फॉर्म। ओके, अब बात करते हैं हम सॉल्ट फैमिली के बारे में। ठीक है, सॉल्ट फैमिली अब क्या होती है, वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रॉपर डेफिनेशन सॉल्ट्स की। ठीक है, सॉल्ट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, जो कब बनते हैं, जब आपका एक एसिड और एक बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा हो, तभी आपका एक सॉल्ट बनेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्ट फैमिली के बारे में। सॉल्ट फैमिली क्या है, सॉल्ट फैमिली कुछ नहीं है, बेसिकली सॉल्ट्स को ग्रुप में रखने का तरीका है कि वो जिनमें सेम कंपाउंड आ रहा है, आप उनको सेम फैमिली में रख देते हो। ठीक है, यहाँ पे वो इफेक्ट, सॉल्ट कैन बी ग्रुप इनटू फैमिली बेस्ड ऑन कॉमन रेडिकल्स दे शेप। कॉमन रेडिकल्स का मतलब सिमिलर एलिमेंट्स। ठीक है, जितने के पास सेम एलिमेंट्स होगा वो सेम फैमिली के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले सोडियम फैमिली की बात करते हैं, सोडियम सॉल्ट फैमिली, इसमें आपका NaCl आ गया, Na2SO4 आ गया, ठीक है, NaNO3 आ गया, Na2CO3 आ गया। ये सारी क्या है, सॉल्ट फैमिली है, एग्जाम्पल है सॉल्ट फैमिली के। क्यों, क्योंकि सब में क्या है, सोडियम आता है, सब में सोडियम आता है, सोडियम इनका कॉमन रेडिकल हो गया, और ये क्या कराएगा फिर इसी वजह से सॉल्ट फैमिली, सॉरी सोडियम सॉल्ट फैमिली। ओके, इसी तरीके से आपके पास क्लोराइड सॉल्ट फैमिली भी होती है, जिनमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या होगा, क्लोरीन। ओके, जैसे अपन NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, CaCl2, NH4Cl, ये सारे आपके क्लोराइड सॉल्ट फैमिली में आते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, सबके पास क्लोरीन आता है। ओके, अब जिस तरीके से हमने pH लेवल एसिड एंड बेसिस का देखा, उसी तरीके से हम सॉल्ट का भी लाइक pH लेवल मेजर करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगा, ठीक है, बिफोर टॉपिक में जाने से पहले, आपको क्या लगता है कि सारे सॉल्ट क्या न्यूट्रल होते हैं? इज एवरी सॉल्ट आउट देयर न्यूट्रल, यानी कि वो 7 pH नंबर पे आता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो, एंड अगर इसका जवाब ना है आप तो भी एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, एंड देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। तो अब इस टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, जो एक सबसे बेसिक मिसकंसेप्शन होता है कि जो सबको लगता है कि सारे सॉल्ट तो न्यूट्रल होंगे, है ना, क्योंकि हमने NaCl ही देखा अक्सर, है ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते। ठीक है, बेसिकली डिपेंड करता है उनके पेरेंट्स पे। ओके, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, हमें हमारे फीचर्स हमारे माँ बाप से मिलते हैं ना, हमारे फादर की नाक होगी, माँ की आँखें होंगी, ठीक है, ऐसे रखे। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस भी एसिड एंड बेस को यूज करके सॉल्ट बना है हमारा,
वो ही डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम कॉम्बिनेशन करें, ठीक है, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उनको मिला दिया, तब तो हमारा एसिड जो है न्यूट्रल बनेगा, यानी कि pH 7 का बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लेते हैं, HCl। इन दोनों को मिलाओ, क्या मिलेगा हमें, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमारे दोनों एसिड और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं पे अगर हम एसिडिक सॉल्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तब हम क्या लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एक वीक बेस के साथ। जैसे यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे, तब तो हमारा रिजल्टिंग जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे हमने बना लिया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। ओके, NH4Cl बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HCl, जो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इसके साथ वीक बेस हम ले लेते हैं NH4OH। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरीके से अगर हमें बेसिक सॉल्ट बनाना हो तो हम एक वीक एसिड लेंगे, साथ में क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो एक बेसिक सॉल्ट निकलेगा। जैसे हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, यहाँ पे हम एक वीक एसिड ले लेंगे और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। जैसे NaOH हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और H2CO3 हमने वीक एसिड ले लिया। ओके, ये क्या रिजल्ट करेगा, एक बेसिक सॉल्ट में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी होगी। अगर इसका कोई भी डाउट होता है आपको, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। नाउ अब कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने बड़ी मेहनत करी थी हमारे नमक के चक्कर में, हैं। अगर आपको याद हो, ठीक है, कि गांधी जी ने मार्च करी हुई कि दांडी मार्च करी थी ताकि वो सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट सबसे रहे सो होते हैं, ताकि हम लोगों को नमक दिला सके, हाँ, ऐसे वाले स्टाइल में, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट अब NaCl को ही कहते हैं, ठीक है। जो हम NaCl खाते हैं, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे सोडियम क्लोराइड खाते हैं, वो हमें, ठीक है, सी वाटर को इवापोरेट करके मिलता है। ओके, सी वाटर को इवापोरेट करके मिलता है, अरे ठीक है, सी वाटर को इवापोरेट करके मिलता है, या फिर हम रॉक सॉल्ट खाते हैं, ठीक है, पत्थरों वगैरह को, उनसे हमें रॉक सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो यही दो तरीके हमारे पास कॉमन सॉल्ट पर पाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कुछ केमिकल्स जो बनते हैं हमारे कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, NaCl के बेस पे यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो काफ़ी जगहों पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ हम बेकिंग सोडा बना सकते हैं, हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, इवन सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। इन चारों को कैसे बनते हैं हम एक बार एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये हमारा बनता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस से, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। एक तो हम ब्राइन लेते हैं, ठीक है। ब्राइन क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा एक्वस सोल्यूशन जो बना ही किससे हो, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड से मिलके बनाओ। अगर आप इसको, और एक चीज़ मैं अगर आपको अच्छे से दिखाऊँ, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्या है, आपको देख के याद आ रहा होगा, है ना, बहुत बड़ा क्या है, एक इलेक्ट्रोलिसिस वो है, जार है ना, जहाँ पे आपने दो एनोड और एक कैथोड डाल रखे हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, हम आयंस को तोड़ रहे हैं, है ना, ये चीज़ उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, करेक्ट। तो इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही करेंगे, यहाँ पे जो पूरा का पूरा हमने केज बनाया है, ठीक है, या तो पूरा केज है, यहाँ पे एक तरह से एंट्रेंस से हम ब्राइन भेज रहे हैं, ब्राइन है कि बहुत ज़्यादा NaCl वाला सोल्यूशन, एंटर करा ब्राइन, यहाँ पे ब्लू कलर का पूरा ब्राइन भरा हुआ, ठीक है। अब
एनोड एंड कैथोड से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यहाँ एनोड पे प्लस है, कैथोड पे माइनस है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी आयॉन्स टूट जाएंगे, बट आयॉन्स के टूटने के साथ साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी टूटेंगे। आप जनरल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो आपका NaCl होता है, ठीक है, वो आपका टूटा है Na+ आयन में, साथ में Cl- आयन में, ओके। और जो आपका भाई में बॉटम होता है, ठीक है, जैसे कि H2O, वो आपका टूटता है H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक है। तो ये दोनों भी टूटेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के आयन्स हो गए। अब ये आयन्स क्या होंगे, जितने भी नेगेटिव आयन्स है वो पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ दौड़ेंगे, और जितने भी हमारे पॉजिटिव आयन्स है यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन वो हमारे कैथोड की तरफ दौड़ेंगे, ओके। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये रिएक्शन हमारी होगी, ठीक है। हमारा जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। ये हमारे टोटल सारे जितने भी रिजल्टेंट होंगे ये हमें मिलेंगे। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, साथ में क्लोरीन गैस के रूप में उड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी गैस के रूप में बाहर आ जाएगा। बस सिंपल थ्योरम, कोई डाउट। अब ये जो नाम है, ठीक है, जो आपका क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस है, ये नाम बस आया, ये इसलिए आया कि ये जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है इसमें, वहां से क्लोरो नाम आया। और एल्कलाई का मतलब होता है वो बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एल्कलाई का जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, वो हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए इसका नाम एल्कलाई, ठीक है। तो क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब ये क्लोरो एल्कलाई को हम कहाँ ना यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी तो जो क्लोरो एल्कलाई है, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखिए क्लोरो एल्कलाई हमारा कहाँ कहाँ जमा हुआ, ठीक है। सबसे पहले जो क्लोरीन गैस है हमें पता है नेगेटिव होगी है, तो कहाँ पे नहीं मिलेगी, वो पॉजिटिव यानी कि एनोड में। और ये गैस जो होगी एक लाइक पंजेंट ऑर्डर, लाइक पंजेंट स्मेल के साथ होगी, ठीक है, ऑर्डर के साथ हो, तो इसकी स्मेल बहुत ही लाइक वैसी होगी जैसे आपने डिटॉल वगैरह की हार्पिक की स्मेल आप सूंघी होगी ना, वैसी सी होगी थोड़ी, ठीक है। पंजेंट स्मेल उसी को बोलते हैं, जिसकी बहुत ही कड़वी सी स्मेल हो या बहुत ही तीर स्मेल हो, ठीक है। और साथ ही साथ कैथोड पे हमारा कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस। क्यों, हमें पता है हाइड्रोजन क्या होती है, पॉजिटिव आयन बनाती है, तो कैथोड पे योग क्यों, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, ठीक है। और हमारी ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, ध्यान रखना ये फ्लेमेबल गैस होती है, कलरलेस होगी और साथ में क्या होती है, फ्लेमेबल, यानी कि आग पकड़ सकती है, ओके। साथ ही साथ कैथोड पे हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाइट है। अब आगे क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस की यूजेस, ठीक है। सबसे पहला हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं फ्यूल वगैरह बनाने में, ठीक है। हम फ्यूल वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल आपको बनता है, व्हीकल फ्यूल बनता है, ठीक है, डिफरेंट। साथ साथ आप अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एजेंट्स की तरह भी हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, अमोनिया वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। क्लोरीन हमें पता है कि हम पूल्स वगैरह में जितने भी स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर को डिसइफेक्ट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, है ना। या फिर हम इसको CFC या कितने भी सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें घोल लेते हैं उसको भी बनाने में यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको हम सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करेंगे, हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। आपको इसके बस एक दो ही यूजेस याद रखने, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब चलो बात करते हैं कि सबसे पहला यूज़ क्या होगा, ठीक है। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, वो हमारा बनता है जब हम स्लेक डलाइन, ठीक है, स्लेक लाइन यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, ओके। और इसका फॉर्मूला
कुछ ऐसा लिखता है, आई होप आपको दिख रहा हो, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। आपका जो बेकिंग पाउडर होता है ना, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका जो एक्चुअल केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि इसमें Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन एंड Cl2 से क्लोराइड, तो इसी वजह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका वाइट कलर का होगा ब्लीचिंग पाउडर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की, ठीक है। अब क्लोरीन हमें कहाँ से मिला? जब हमें पीछे क्लोरो एल्कली प्रोसेस करा था, वहाँ से हम क्लोरीन ले लेंगे और रिएक्ट करवा देंगे विद स्लेट लाइन। स्लेट लाइन का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन ये रहा। रिएक्ट करवाओगे तब हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ओके। और साथ में क्या मिलेगा? हमें वाटर मिलेगा, ओके। इसी तरीके से अब एक बार यूजर देख लेकर ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ पे होता है। हम ब्लीचिंग पाउडर को लाइक सफेदी दाने में यूज़ करते हैं कपड़ों वगैरह में, ठीक है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर। वहाँ पे कपड़ों जितने भी वाइट करा जाता है ना कपड़ों को, वो ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से करा जाता है। इवन पेपर इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं। जो हमारा खास की रेट जो एकदम वाइट पेपर आता है ना, पहले के ज़माने में इतना वाइट पेपर नहीं आता था, ठीक है। तो वो जो प्योर वाइट पेपर आता है वो आता है ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। साथ साथ वाटर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, और केमिकल इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। आई होप आपको ब्लीचिंग पाउडर में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बनने में, ठीक है, कि हमारा बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम का जो केमिकल नेम होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं? Na2CO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका बहुत ही माइल्ड नॉन करेसिव सॉल्ट होता है, ठीक है, और वाइट कलर का होता है, ओके। अब हमारा ये सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं NaCl यानी कि सॉल्ट का, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ अमोनिया। इन सब का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है, देख तो अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, ओके। और साथ में हमें मिलता है बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। अब ये जो बेकिंग सोडा है, अब हमें अगर ये मिल गया तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम बनाते हैं केक, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज, ठीक है। जो हमारे लाइक बेसिकली क्या होता है, केक वगैरह हमारे जो फ्लफी बनते हैं ना, जो हम कई बार जो आपकी केक की ट्रे होगी, आपने अगर यूट्यूब वगैरह वीडियो देखी होगी, जो केक की ट्रे होती है ना, उसमें जो भी बैटर डलता है वो आधा ही डलता है। क्यों? क्योंकि पता होता है बेकिंग सोडा की वजह से वो उठ के ऊपर आएगा, है ना। वो उठ के ऊपर इसलिए आता है क्योंकि वो साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, ओके। बेसिकली जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे ना, ये बेकिंग सोडा दिखा एरो के ऊपर टाइम दो, का मतलब होता है हीट करना। इसको जब भी हम गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो केक वगैरह ऊपर उठ के आते हैं, जो ब्रेड वगैरह होती है वो ऊपर उठती इसलिए आती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है, ऑलराइट। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये ऊपर आते हैं, और बेसिकली जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स वगैरह होते हैं जो बनते हैं, वो डो वगैरह में, जो कि आपने डो वगैरह बना रखा होता है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और उसके साथ साथ डो भी जो जितना पूरा पूरा बैटर होता है वो उठ के ऊपर आता है और साफ सारी पकता है, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। बट एक चीज़ बताओ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क क्या है, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है, ठीक है, बेकिंग सोडा आपका प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि उसमें और कुछ नहीं होता। 100% सोडियम बाइकार्बोनेट को इन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ओके। और वहीं पे बेकिंग पाउडर जो होता है मिक्सचर होता है, ओके। किस चीज़ का मिक्सचर देख लेते हैं। यहाँ पे हम बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं किसी भी एक बहुत ही वीक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक एडिबल एसिड के साथ, जैसे आपका टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्टार्च हो गया, उसके साथ हम इसको मिलाते हैं, ठीक है।
क्यों इनके साथ क्यों मिलाते हैं? ताकि वो ड्राई रहे, बेकिंग पाउडर ड्राई रहे, इसकी वजह से। अब दिक्कत क्या है, देखो जब प्रॉब्लम क्या होती थी, जब भी इसको हीट करा जाता है ना बेकिंग सोडा को, तो ये सोडियम कार्बोनेट तो बनाता था, ठीक है। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो बनाया है इसने, इसका जो टेस्ट था ना, बेस होने की वजह से ये काफ़ी बिटर कड़वा टेस्ट करता था। तो जितने भी केक वगैरह होते थे ना, थोड़े थोड़े में कड़वा टेस्ट आता था, ओके। तो इसकी वजह से इसमें एसिडिक इंग्रेडिएंट डाला गया ताकि ये बेस को न्यूट्रलाइज करके टेस्ट को नॉर्मल करा जा सके। क्यों? क्योंकि हमें पता है न्यूट्रल जितनी भी TH7 वाली चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए एसिड ऐड करने की वजह से यहाँ पे जो बिटर टेस्ट आ रहा था, जितना भी कड़वा टेस्ट आ रहा था सोडियम कार्बोनेट का, वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। वो न्यूट्रलाइज हो गया और कड़वा टेस्ट आना बंद हो गया, ओके। कोई डाउट? आई होप आपको इस चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा, ओके। अब बेकिंग सोडा का यूज एक दो और बार देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होते हैं। एक तो हमें पता है कुकिंग वगैरह में यूज होता है, ठीक है, केक वगैरह ब्रेड बनाने में। साथ साथ इसको हम मेडिसिन वगैरह में भी यूज करते हैं, ठीक है। लाइक आपका जो स्टमक एसिड होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा उससे भी राहत खिलाता है, ठीक है। इसको हम एज अ एंड एसिड भी यूज करते हैं। और साथ साथ फायर सेटिंग में जो आपके जो सोडा फायर वाले एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, जिनमें आपका बेकिंग सोडा ऐड होता है, उनमें भी ये यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे CO2 को वो कट करता है बेसिकली, ताकि आपकी ऑक्सीजन को कट करता है ताकि आपकी और ज़्यादा आग ना फैले, ओके। अब इसी तरीके से चलो बात करते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में, ठीक है। वॉशिंग सोडा को हम अब कैसे लिखते हैं? Na2CO3.NH2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। सोडियम आपका सोडियम से, कार्बोनेट CO3 से, 10H2O का मतलब होता है 10 से डेका वर्ड आता है, एंड हाइड्रेट मतलब कि वाटर, ओके। तो इसका दूसरा नाम भी क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम भी हुआ, ओके। अब ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंसी क्रिस्टल्स बनाता है, ठीक है। जितने भी आपके वॉशिंग सोडा होते हैं ये ऐसे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स बनाता है, और इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर पे। हम देखते हैं ये डिस्क्रीट बनता कैसे है। जो हमारा पिछले रिएक्शन में बेकिंग सोडा वाले रिएक्शन में हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था, ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको हम यूज करते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, जिससे हमारे क्या मतलब है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर और H2O, है ना। वाटर, सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बनती है। अब इसी को हम वापस से रिक्रिस्टलाइज करते थे। रिक्रिस्टलाइज मतलब इसी में हम वापस से पानी ऐड करते थे, ठीक है। इसी में पानी ऐड करते थे, जो हमारे सोडियम कार्बोनेट था, इसी में पानी ऐड कर दो, जिसकी वजह से क्या हो जाए? अब्जॉर्ब कर ले जितने पानी के मॉलिक्यूल से, और क्या बना ले? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ओके। सो बेसिकली हम सोडियम कार्बोनेट में 10H2O का रिएक्शन करवाते थे, ऐड करवाते थे, जिससे हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता था, और ये रिक्रिस्टलाइजेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि एडिंग वाटर, ठीक है, एडिंग वाटर टू सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे एक वर्ड है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ, ओके। एनहाइड्रस का क्या मतलब होता है? सूखा हुआ। हम यहाँ पे जो पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हम किस में ऐड करते थे? एनहाइड्रस से, सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि सूखे हुए सोडियम कार्बोनेट में, ओके। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। नाउ अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम कपड़े वगैरह धोने में, लॉन्ड्री धोने में वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं लाइक हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। हार्ड वाटर आपका जो लाइक ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो आपका बहुत ज़्यादा मिनरल वगैरह से बना होता है, उसको सॉफ्ट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह में इसको हम ग्लास, सूप, पेपर बनाने में भी यूज़ करते हैं, और साथ साथ केमिकल प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि जो आपका हार्डनेस होती है वाटर की, उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। बस अब
नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये हमारे लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं। ठीक है, इसको भी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और हमारे चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब हमारा एक चीज मेरे को आपसे फिर से पूछना है, क्या सारे के सारे क्रिस्टल ड्राई होते हैं? अभी मैंने आपसे पीछे पूछा कि जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, क्या हमारे सारे क्रिस्टल ड्राई होते हैं? तो इसका जवाब है काइंड ऑफ नहीं। ठीक है, ओके। जितने ही आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक्चुअल में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। ठीक है, अगर आप इसको एक बर्निंग टॉस पे रखोगे, ऐसे करके मैं गर्म करूँगा उसको, यानी कि हीट अप करूँगा, बहुत ज़्यादा हीट अप करूँगा, तो बेसिकली जितना भी इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होगा ना, जितना भी ये गीले होंगे, ठीक है, वेट होंगे, ये ड्राई हो जाएंगे। ड्राई मॉलिक्यूल वैसे क्या है, ये ऐसा वाइट कलर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना भी ये कलर कैरी करते हैं ना, जितनी क्रिस्टल वगैरह कलर कैरी करते हैं, ब्लू कलर जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में कैरी कर रखा है, ये कलर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, इसके इनर सरफेस में वाटर है। ओके, ये क्रिस्टल बड़ी छूने में आपको ड्राई लगे और इतने नहीं लगे कि इनमें मॉइस्चर भी है, बट एक्चुअल में ये मॉइस्चर कैरी करते हैं। ओके, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट केमिकली बॉन्डेड विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आपके केक लाइक जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में, हमने पीछे कॉपर सल्फेट देखा है ना, कॉपर सल्फेट में कितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में, वो चीज़ होता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे पीछे वाला एग्जाम्पल ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में हमारे पास क्या होते हैं, 5 H2O होते हैं। ठीक है, हमारे पास इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था हमारा वॉशिंग सोडा वाला, इसमें हमारे पास 10 H2O थे। ठीक है, तो 10 H2O क्या हो गया, पर Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, हर एक सोडियम कार्बोनेट के एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने होंगे, 10 H2O होंगे। कितने H2O होंगे, 10 H2O। ये क्या है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और सीखा, तो यहाँ पे किसी तरीके से जो पीछे हमारा कॉपर सल्फेट था, उसमें हर कॉपर सल्फेट के एक यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में हमारे 5 H2O होते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा में एग्जाम्पल यहीं पे लिखा था वॉशिंग सोडा में आप प्लस 10 H2O होते हैं और एक जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम में आप प्लस 2 H2O होते हैं। ठीक है, जिप्सम आपका बेसिकली बनता है आपका कैल्शियम सल्फेट से। ठीक है, CaSO4 से बनता है जिप्सम। ठीक है, इसमें आप प्लस 2 H2O होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई है। अब इसी तरह आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं कि POP के बारे में। ठीक है, POP हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4, पीछे मैंने आपको बताया क्या था, ये जिप्सम है ना, डॉट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, जिप्सम में आपके पूरे 2 मॉलिक्यूल से वाटर के यहाँ पे, ठीक है, POP में खाली हाफ H2O होता है। ओके, कितने होते हैं, हाफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पे हेमीहाइड्रेट का जैसे मैंने आपको बताया वही मतलब होता है कि यहाँ पे खाली हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP ऐसे वाइट कलर का होता है। ठीक है, और इसको हम कई सारी लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट वाली जगह भी यूज़ करते हैं, स्कल्पचर वगैरह बनाने के, हम मूर्तियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब POP का फ़ायदा क्या है, देखो POP हम बनाते कैसे, देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिप्सम ही होता है। ठीक है, जिप्सम यानी कि CaSO4
2H2O, ठीक है, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर हम इसको गर्म करें, ओके, हीटअप करें, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इतना क्या है, जिप्सम है, इसको हीट करा कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको गर्म करा, 100 डिग्री का यहाँ पे 373 कैलोरी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप कन्वर्ट करोगे 273 ऐड करके 100 में तो आपका 373 ही आपका आएगा आंसर, ओके। आई होप आपको पता हो कि कैलकुलेट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन कैसे जाते हैं, है ना। तो यहाँ में हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, ठीक है, ये नहीं हमारा क्या होता है, POP, ठीक है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ में 1.5 जो H2O का मॉलिक्यूल होगा वो आपका बेसिकली 3/2 जो मॉलिक्यूल होगा वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ऑलराइट। तो यही पूरा प्रोसेस है POP बनाने का। एक बार उसको लिख लीजिए। तो चलो अब आगे बढ़ते ना। POP प्रोडक्शन में एक दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, वो क्या है, पहली चीज़ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो जिप्सम है वो कन्वर्ट होगा POP में, वो खाली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिटेन करेगा, बाकी को इवेपोरेट कर देगा, ठीक है। और अगर हमने इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो जितना भी सारा का सारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचा हुआ है, ठीक है, वो उसको हम डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं, ठीक है, जला हुआ प्लास्टर, ठीक है, वो जल जाएगा, ठीक है, और ये फिर पानी के साथ मिलेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें वाटर जो है, सॉरी जो टेम्परेचर है वो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रखें, वरना नहीं तो वो जल जाएगा, ओके। इसको फिर हम क्या बोलेंगे, डेड बर्न प्लास्टर, ओके। अब आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब कहने को तो बहुत ही आयरॉनिक चीज़ है, ठीक है, ये पहले हमने इसको जिप्सम को सुखा के प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम वापस से, ठीक है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके या 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके हम वापस इसको जिप्सम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कहने को तो बहुत आयरॉनिक चीज़ है एंड बहुत ही फनी बात भी है, बट हाँ हम यही करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका जिप्सम होता है ना, ये, ठीक है, ये आपका एक हार्ड मास होता है, ठीक है, ये हार्ड मास होता है। जैसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालोगे और मिक्स करोगे और आप उसको थोड़ी देर के लिए किसी भी मोल्ड वगैरह में डाल के, किसी भी शेप वगैरह में डाल के थोड़ी देर सूखने के लिए रख दोगे ना, वो सूखने के बाद बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाएगा, ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ओके। और इसका पूरा रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा है कि आप जो POP था, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O, इसमें आप वापस 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करोगे, जिससे आपका क्या मिल जाएगा, वापस जिसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है ये। और लास्ट में यूजेस है POP के। यूजेस ऑफ POP सबसे बेस्ट यूज अगर आप जो सोच सकते हो वो है सबसे पहले तो स्कल्पचर वगैरह बनाने में, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करना, ठीक है। दूसरा जो सबसे कॉमन आता है वो आता है दिमाग में मेडिकल एप्लीकेशन में। आप में से कई बच्चों ने देखा होगा किसी आपके फ्रेंड के या किसी फैमिली मेम्बर के फ्रैक्चर वगैरह हुआ होगा, है ना, तो उनको जो प्लास्टर चढ़ता है ना, वो प्लास्टर बेसिकली POP का ही होता है, ठीक है। वो बैंडेजेस के ऊपर POP लगाते हैं ताकि हाथ या जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ होता है वो बिल्कुल भी पार्ट हिले ना। अगर ऐसा है और यहाँ लाइक आपका एल्बो पे प्लास्टर लगा हुआ है तो एल्बो ऐसी ही रहनी चाहिए उसको हील होने के लिए। वो हल्का से इधर उधर यूँ हिला ना तो प्लास्टर लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी जो ये इंजरी है वो वापस रिकवर नहीं हो पाएगी, ओके। एंड जैसे मैंने आपको बताया फिर आर्ट एंड स्कल्पचर में तो यूज़ होते ही होते हैं, एंड इवन घरों वगैरह में भी छोटी मोटी दरार आ जाती है या पुट्टी वगैरह गिरी जाती है, वहाँ पे भी यूज़ करा जा रखा है, ओके, कंस्ट्रक्शन बेसिकली। अब कुछ स्टोरेज वार्निंग है, ठीक है, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब स्टोर करने के लिए एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से दूर रखें। तो बेसिक यही है कि आप इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखो कि जहाँ पे मॉइस्चर ना, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये मॉइस्चर में आसपास के मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा वापस हार्ड हो जाएगा, जिप्सम बना देगा, ओके, बस यही है। तो इसको आप एक
कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करें. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट में ये कंक्लूजन है और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. इस चैप्टर की जो ये पूरी पीपीटी है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ड्राइविंग. एंड आपको कोई भी डाउट अगर हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन. एंड आप प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, आपको जो सा पार्ट अच्छा रहा हो वह प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना. एंड इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना. ऐसे ही करके हम और भी वीडियोस डालते रहेंगे. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.